नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की अपनी विशिष्ट प्रकृति है और यही प्रकृति विभिन्न सिद्धांतों के रूप में परिलक्षित होती है। प्रमुख विचारकों ने दूरस्थ शिक्षा के भिन्न सिद्धांत बताए हैं। यह सिद्धांत है नंबर 1, चार्ल्स वेडेमियर का स्वतंत्र अध्ययन का सिद्धांत। नंबर 2, माइकेल मुरे के स्वतंत्र अध्ययन का पुनरावलोकित सिद्धांत। और नंबर 3, ऑटो पीटर्स का शिक्षण अधिगम का औद्योगिकृत रूप का सिद्धांत। और नंबर 4, बोजी होमबर्ग का निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप का सिद्धांत। इसके बाद नंबर 5, जॉन बाथ का द्विमार्गी डाक संप्रेषण का सिद्धांत। और नंबर 6, डेविड स्पार्ट का शिक्षण अधिगम के औद्योगिकृत रूप में मानवीय तत्व का सिद्धांत। उपरोक्त सभी सिद्धांत संपूर्ण दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की विवेचना करते हैं। इनको विस्तृत रूप में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, पहला है चार्ल्स वेडेमियर का स्वतंत्र अध्ययन का सिद्धांत। अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर रह चुके वेडेमियर 1960 से 1970 तक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जुड़े रहे। वेडेमियर ने दूरस्थ शिक्षा व परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को आमने सामने रखकर उनके मध्य अंतर का विश्लेषण किया, जो कि दूरस्थ शिक्षा की पहचान के रूप में उभरे हैं। शिक्षार्थी की स्वतंत्रता। वेडेमियर के सभी लेखों में स्वतंत्र अध्ययन, मुक्त अधिगम व दूरस्थ शिक्षा का उल्लेख मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च स्तर के पत्राचार पाठ्यक्रम स्वतंत्र अध्ययन शब्द के रूप में पुकारा जाता है। मुक्त अधिगम शब्द ने ही मुक्त विश्वविद्यालय शब्द की उत्पत्ति की और दूरस्थ शिक्षा ने पत्राचार शिक्षा शब्द का स्थान लिया। वेडेमियर ने शिक्षार्थी स्वतंत्रता को मुख्य रूप से मुक्त शिक्षा का आधार बताया है। उनके अनुसार स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत वे शिक्षण संस्थाएं आती हैं जिनमें शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग रहते हुए अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यालयी आबद्ध नियमों से शिक्षार्थियों को उन्मुक्त रखते हुए स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करना तथा स्वगति से स्वनिर्देशित होकर आगे बढ़ने की क्षमता का विकास करना। इस परिभाषा में उदारवादी दृष्टिकोण का आभास मिलता है। उनके अनुसार बालक की आयु, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या शिक्षा प्राप्त करने के मध्य नहीं आ सकती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही स्वतंत्र अध्ययन कहला सकती है। स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थी को स्वतंत्रता होगी अपने ढंग, अपने गति से सीखने का, अपने शैक्षिक लक्ष्यों को अपने तरीके से चयन करने की स्वतंत्रता होगी, अपने अध्ययन में उपलब्ध माध्यमों एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकेगा, अपने अध्ययन का उत्तरदायित्व एवं मूल्यांकन कर सकेगा। नंबर ए, शिक्षक शिक्षार्थी की दूरी। छात्र स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार शिक्षक से दूरी होगी। वेडेमियर ने इसको स्पष्ट किया कि कक्षा कक्ष के शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम व संप्रेषण होता है, परंतु दूरस्थ शिक्षा में कक्षा कक्ष में निहित गतिविधि को लिखित एवं मुद्रित सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह मुद्रित सामग्री शिक्षक द्वारा दिए गए व्याख्यान एवं मध्य में किए
मूल्यांकन, बोध प्रश्नों एवं स्पष्टीकरण को समेटे रहती है। शिक्षक और छात्र के मध्य दूरी से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षार्थी अपने अधिगम क्रियाओं को प्रारंभ करने, गति प्रदान करने तथा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षार्थी को अपने परिवेश में अपने ढंग से अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों के लाभ के लिए अन्य संभव माध्यम जैसे मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि का उपयोग किया जाता है। अधिगम को अधिक प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2, संरचनात्मक व्यवस्था। दूरस्थ शिक्षा शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को आवश्यक सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती है। दोनों की भूमिका में परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से अधिक अंतर है। इसमें शिक्षार्थी को अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व निर्वहन करना पड़ता है। शिक्षार्थी को पाठ्यवस्तु व अध्ययन विधि चयन की स्वतंत्रता है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही अधिगम कर पाते हैं और अपनी गति के आधार पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की स्वतंत्रता होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन स्वतंत्र ढंग से किया जाता है। शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है तथा प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रहता है। शिक्षक कक्षा कक्ष में परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। संपूर्ण सहायक प्रणाली को शिक्षार्थी के परिस्थिति के अनुरूप ही संचालित करना पड़ता है। बेडेमियर के अनुसार शिक्षा की जिस प्रणाली में यह गुण होते हैं वही स्वतंत्र अध्ययन होती है। नंबर 2, माइकल मूरे स्वतंत्र अध्ययन की पुनरावलोकित सिद्धांत। माइकल मूरे ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका की नोवा स्कोटिया एवं विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग व ब्रिटिश मुक्त विश्वविद्यालय के वरिष्ठ काउंसलर के अनुभवों के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। इन्होंने स्वतंत्र सिद्धांत प्रस्तुत करने के बजाय बेडेमियर के विचारों की ही अंतर्दृष्टि एवं विश्लेषणात्मक गतिमान प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र अध्ययन के संबंध में मूरे का विचार। मूरे परंपरागत शिक्षा प्रणाली में विद्यालय वातावरण को प्रमुख मानते हैं क्योंकि कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूरस्थ शिक्षण में दूरी एवं स्वतंत्रता दोनों निहित होते हैं। संवाद एवं संरचना विहीनता की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को अन्य शिक्षा व्यवस्था से अलग करता है। दूरस्थ शिक्षा में कक्षा कक्ष के संवाद को टेलीफोन, पत्राचार, दूरदर्शन, मुद्रित पाठ्य सामग्री एवं अभिक्रमित अनुदेशन एवं कंप्यूटर आधारित अनुदेशन के माध्यम से किया जाता है, परंतु टेलीफोन व पत्राचार से द्विपक्षीय संवाद भी स्थापित होता है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में शैक्षिक कार्यक्रमों की एक निश्चित संरचना एवं स्वरूप होता है। इसका तात्पर्य यह है कि औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, अध्ययन विधियां, पाठ्य सामग्री एवं मूल्यांकन विधियों आदि पहले से ही निश्चित होते हैं तथा निर्धारण में शिक्षार्थियों की समस्याओं की अनदेखी हो जाती है। इसके विपरीत ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम का जिसमें शिक्षार्थियों की विशेषताओं की विविधता के अनुरूप पर्याप्त लचीलापन हो, कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संरचना का अभाव होता है और यही अभाव अधिगम के व्यक्तिकरण को संभव बनाता है क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर उद्देश्य, विधियां, पाठ्य सामग्री एवं मूल्यांकन प्रणाली को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है शिक्षार्थी स्वतंत्रता। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था शिक्षक निर्धारित होती है और जब शिक्षण के उद्देश्य, विधियां एवं शिक्षण सामग्री विद्यार्थी को देखकर निर्धारित किए जाते हैं तब उसे हम शिक्षार्थी निर्धारित कार्यक्रम कहेंगे। किसी कार्यक्रम में प्रदान की गई शिक्षार्थी स्वतंत्रता की मात्रा के आधार पर उसे शिक्षार्थी निर्धारित अर्थात स्वतंत्र की संज्ञा दी जा सकती है।
इसके बाद नंबर 3 है ऑटो पीटर्स की शिक्षण अधिगम के औद्योगिकृत रूप का सिद्धांत। जर्मनी के दूरस्थ शिक्षा संस्थान में कार्य करते हुए ऑटो पीटर्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1975 ईस्वी में उन्होंने जर्मनी के मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर के रूप में कार्य करते हुए यह अनुभव किया कि उच्च विकसित समाज ने वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की आवश्यकता है, जो कि परंपरागत शिक्षा से संभव नहीं है। इन्होंने अपने विचार 1960 के दशक में अपनी पुस्तक दी डिक्टेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिस्टेंस टीचिंग इन्वेस्टिगेशंस टूवर्ड्स एवं इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में लिखा। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि दूरस्थ शिक्षा की विषय वस्तु संक्षिप्त, स्पष्ट एवं बोधगम्य होती है और शिक्षा विधियां परंपरागत शिक्षा विधियों से बहुत अधिक भिन्न हैं। इनके अनुसार दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख औद्योगिक विशेषताएं हैं। श्रम का विभाजन, अर्थात प्रत्येक स्तर पर विषय विशेषज्ञ, कोर्स लेखक, अनुदेशन, सामग्री, संपादक, मुद्रक, प्रेषक आदि होता है। यह संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया पर भी लागू होता है। दूरस्थ शिक्षा में उद्योगों की भांति व्यापक स्तर पर बढ़ती मांग के अनुरूप शिक्षण सामग्री का उत्पादन किया जाता है। कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाता है, जिसमें नियोजन प्रक्रिया का औपचारीकरण, उत्पादन का मानकीकरण, समूची प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, मशीनीकरण जैसे सभी पथ सम्मिलित किए जाते हैं। पीटर्स के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर का प्रारूप परंपरागत विश्वविद्यालयों के प्रारूप से भिन्न होता है। यह काफ़ी हद तक औद्योगिक क्षेत्रों के प्रारूपों जैसे होते हैं। पीटर्स के अनुसार शैक्षिक संप्रेषण बनावटी होता है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक की भूमिका प्रबंधक जैसी है। इस व्यवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों की भूमिकाओं एवं प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। नंबर 4 है बोर्जी-होमबर्ग का निर्देशित शैक्षिक वार्तालाप का सिद्धांत। बोर्जी-होमबर्ग ने एक प्राध्यापक के रूप में 1956 में स्वीडन के हामाडस पत्राचार शिक्षा संस्थान में कार्य करते हुए दूरस्थ शिक्षा की ओर प्रवृत्त हुए थे। ये आगे चलकर पश्चिमी जर्मनी ने फर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। इनके अनुसार शिक्षा का सार व्यक्तिगत शिक्षार्थी द्वारा सीखना होता है। व्यक्तिगत अध्ययन हेतु दूरस्थ माध्यम सर्वोत्तम है, क्योंकि यह अध्येता को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसमें अध्येता को रेडियो, दूरदर्शन, श्रव्य दृश्य कैसेट, टेलीफोन, कंप्यूटर व संपर्क कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण आदि को चुनने तथा उनसे लाभ उठाने की स्वतंत्रता होती है। सीखने व शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व अध्येता का होता है। इसके अनुसार शैक्षिक वार्तालाप 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष वार्तालाप, अप्रत्यक्ष अथवा नाटकीय वार्तालाप। वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष वार्तालाप यह द्विमार्गी होता है। यह 2 व्यक्तियों या समूहों के आमने सामने होने पर होता है और यह वास्तविक अंतःक्रिया को जन्म देता है। नाटकीय वार्तालाप, इसमें अध्ययन सामग्री का प्रस्तुतिकरण एक तरफ से होता है। इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अध्येता अकेला रहता है। इसमें पठन सामग्री एक विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत होती है। आप दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी होने के कारण यह समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष वार्तालाप की स्थिति उत्पन्न करने हेतु प्रस्तुत विषय सामग्री को एक विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करना होता है। होमबर्ग ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि निर्देशित शैक्षणिक वार्तालाप की विधि के रूप में मेरा दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत यह बताता है कि अच्छे दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति अधिगमोन्मुख निर्देशित वार्तालाप से मेल खाती है तथा इस प्रकार के वार्तालाप के विशिष्ट तत्वों की उपस्थिति अधिगम में सहायक होती है। होमबर्ग के अनुसार शैक्षणिक वार्तालाप की विशेषताएं होनी चाहिए: अध्ययन सामग्री के बोधगम्यता, प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं शैक्षणिक भाषा, पठनीय लिखावट, विद्यार्थियों के लिए सहयोग एवं सुझाव, विचारों के आदान प्रदान हेतु सुझाव, निर्णय लेने की क्षमता व अध्येता को भावात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास एवं संबोधन के व्यक्तिगत ढंग से होना चाहिए। नंबर 5, जानबात का द्विमार्गी डाक संप्रेषण का सिद्धांत। पूर्व में आप होमबर्ग के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। जानबात के विचार उनसे अलग नहीं हैं। स्वीडन के मूल निवासी जानबात का हारमॉडस पत्राचार शिक्षा संस्थान से
नाम जुड़ा। बात का मानना है कि शिक्षा को औद्योगिकृत रूप प्रदान कर दूरस्थ शिक्षा ने जन शिक्षा का रूप लिया है। यह वास्तव में स्वतंत्र अध्ययन है। वाथ के अनुसार पत्राचार शिक्षा प्रणाली में अध्येता शिक्षकों को कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखकर मूल्यांकन हेतु संस्थान भेजना होता है और यह कार्य सत्रीय कार्य कहलाते हैं। दूरस्थ संस्थान दूर शिक्षक से यह कार्य मूल्यांकन करवाता है, जिसमें सुधार हेतु शिक्षक टिप्पणी देता है। यह टिप्पणी विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान कर प्रेषित करती है, परंतु शिक्षा के औद्योगिकृत रूप में शिक्षक टिप्पणी के महत्व को नकार दिया है। द्विमार्गी संप्रेषण ने शिक्षण टिप्पणी की एक कड़ी का काम करती है। वाथ के अनुसार प्रदत्त कार्यों पर शिक्षक की टिप्पणी का विशेष शैक्षणिक महत्व होने पर ही द्विमार्गी डाक संप्रेषण के प्रयोग में कमी की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम में सुधार है द्विमार्गी संप्रेषण आवश्यक है। नंबर 6, डेविड स्वाट का शिक्षण अधिगम के औद्योगिकृत रूप में मानवीय तत्व का सिद्धांत है। डेविड स्वाट ने 1973 में ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय में दूरवर्ती शिक्षा के प्राप्त अनुभव के आधार पर कहा कि दूरस्थ शिक्षा में ट्यूटोरियल सेवाओं का बहुत अधिक महत्व है। स्वाट का मानना है कि दूरस्थ शिक्षा वास्तव में दन शिक्षा की संस्थाएं हैं। इसमें विशाल समूह को अध्ययन पैकेज दी जाती है, परंतु इनमें शिक्षक के कार्यों का अभाव पाया जाता है। वास्तव में दूरस्थ शिक्षा के त्वरित पोषण का अभाव एवं अपने समूह के साथियों से अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है। स्वाट दूरस्थ शिक्षा से भी मानवीय संबंधों पर विशेष बल देते हैं। स्वाट के अनुसार दूरस्थ शिक्षा में भी शिक्षार्थियों की विविध समस्याओं का समाधान होना चाहिए और त्वरित पोषण तत्व प्राप्त होना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को समूह के रूप में प्रतिपुष्टि का अवसर मिलना चाहिए।